अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं शेख उस्मान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख में नजर डालते हैं। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज किया कबूल और अहम इलाकों में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर आंध्र के लीडर को तेलंगाना के किसानों पर तस्दीद देने का इल्ज़ाम लगाया। माजिद हुसैन और इसकी टीम ने लिफ्ट में फंसे 6 साल की बच्ची की जान बचाई। हुकूमत ने गैरकानूनी तजावीज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने ढांचों को मुंतहिम कर दिया। अमजदुल्ला खान ने याकुतपुरा असेंबली हल्के के मसाजिद के अमला और मुआजिन में राशन कार्ड्स की तकसीम की। इंडिगो एयरलाइंस ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए नए परवाजों का आगाज किया। नलगुंडा में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से 7,000 मुर्गियां हलाक, मालिक ने 3 लाख का नुकसान बताया। बीआरएस के सीनियर एमएलए हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल करते हुए 14 माह का कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर खुली बहस का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वह किसी भी वक्त और किसी भी जगह बहस के लिए तैयार है, चाहे वो रेवंत रेड्डी का कोंडिगल हल्का या उनकी रिहाइशगाह हो। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर 6 जमातों समेत तमाम 420 वादों में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कृष्णा दीदी के पानी के मामले पर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश का पानी मोड़ने से रोकने में नाकाम रही। रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को नज़रअंदाज करने पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि कांग्रेस ने पालामरू इलाके को एक बार फिर मायूसी के धरने पर पहुंचा दिया। బీజేపీ 8 ఎంపీలు 2 కేంద్ర మంత్రులు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు. ఎందుకు? ఎత్తుకదినదానిక లేక మొత్క సావనిక? దేనికోసం? 8 ఎంపీలు 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉంటే ఏం లాభం? కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి గారు ఉండి ఏం చేస్తున్నారు? నేను అడుగుతా ఉన్నా. కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు నీళ్లు తెస్తారా లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒత్తిడికో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒత్తిడికో నీళ్లు నములుతారా? తెలుసుకోవాలి కిషన్ రెడ్డి గారు. పదవులు దేనికోసం అండి? రాష్ట్రంలో ఏ ప్రజలైతే మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారో ఆ రాష్ట్ర రైతులకు, ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చడానికి పదవులు. మరి అక్కర్రాని ఆ పదవులు ఉంటే లాభం, లేకపోతే ఏం లాభం? రాష్ట్ర హక్కులు కాపాడలేని పదవులు ఉండి ఏం ప్రయోజనం అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీరు చాలా సీనియర్, దయచేసి రివ్యూ చేయండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఈ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న మీరైనా స్పందించండి. యు రైజ్ టు ద అకేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సందర్భం వచ్చినప్పుడు నిలబడాలి, రాష్ట్రం కోసం నిలబడాలి, గట్టిగా పోరాటం చేయాలి. మీకు కనబట్టలేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న జలదోపిడి? కిషన్ రెడ్డి గారు కనబట్టలేదా? రేపు సాగర్లో నీళ్లు తగ్గితే మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజల త్రాగునీటి అవసరాలు కూడా ఇబ్బందులు పడతాయి. కృష్ణా బోర్డు మీ పరిధిలోనే ఉంది కదా కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు రివ్యూ చేయండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనే కృష్ణా బోర్డు ఉంది. హైదరాబాద్ వస్తున్నారు కదా, పిలవండి కేఆర్ఎంబీని. 3 మెన్ కమిటీ ఎందుకు ఈసారి సమావేశం కాలేదు? కేఆర్ఎంబీ అనుమతి లేకుండా 3 మెన్ కమిటీ నిర్ణయించకుండా 666 టీఎంసీల నీళ్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎట్లా తీసుకుపోయిందో ప్రశ్నించండి. ఎందుకు అడగరు మీరు? మీ ప్రతాపం ఎంతసేపు మా మీదనేనా? రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడం మీద మీ ప్రతాపం చూపండి, మీ సత్తా చూపండి. ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడండి. बीआरएस एमएलसी को बताने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए पूछा, क्या आपको चंद्रबाबू नायडू के किसानों से ज़्यादा अजीज़ है? उनका रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आया जब रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में चंद्रबाबू नायडू को मनसूबा पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद चंद्रबाबू ने मीडिया से कहा, रेवंत रेड्डी ने मुझे ब्रीफिंग दी और बिंचार ला प्रोजेक्ट का मसला उठाया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला को तेलंगाना के किसानों के मफादात का ख्याल रखना चाहिए, ना कि आंध्र प्रदेश के लीडरों को खुश करने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसे फैसले रियासत के किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। రైతన్నలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతన్నలకు తెలవడానికి నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ ఇద్దరు కూడా ప్రజాభవన్ లో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారో ఆ తర్వాత ఇమీడియట్ గా పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను గోదావరి నుంచి నీళ్లు తీసుకొని బంకచెర్ల నుంచి తీసుకుపోతానని ఆయన ప్రకటించిండు. నాకు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే ఇది ప్రజలందరూ కూడా నిశితంగా గమనించాలి. ఆ ప్రజాభవన్ మీటింగ్ పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బ్రీఫ్ చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ బ్రీఫ్డ్ మీ అని చెప్పి బయటకు పోయి బంకచెర్ల మొత్తం కూడా ఆ రిజర్వాయర్ కడతామని చెప్పి ప్రకటించారు. ఎన్ని టీఎంసీలు తీసుకుపోతారట? గోదావరి నదికెళ్ళి
199 అంటే దాదాపు 200 టీఎంసీలు గోదావరి నదికి వెళ్ళి తీసుకుపోయి అది కృష్ణా బేసిన్కి ఇస్తారట, పెన్నా బేసిన్కి ఇస్తారట. అంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న మొత్తం అన్ని ప్రాజెక్టులకు వాళ్ళు నీళ్లు ఇచ్చుకుంటారు. మన దగ్గర గోదావరిలోకి వెళ్ళి 200 టీఎంసీలు ఎత్తుకపోతుంటే ఈ అవగాహన లేని మూర్ఖపు ముఖ్యమంత్రి చూసుకుంటా నిలబడ్డాడు. ఎందుకంటే ఈయన జుట్టు మరి బ్యాగ్తో దొరికిండు కదా, ఈయన జుట్టు చంద్రబాబు చేతిలో ఉన్నది, ఆ చంద్రబాబు జుట్టు మోడీ చేతిలో ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేసుడు తప్పితే తెలంగాణ రైతుల గురించి ఆలోచన లేదు, తెలంగాణ నీళ్ల గురించి ఆలోచన లేదు. ఇది దారుణమైన విషయం. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, నిజంగా మీరు తెలంగాణ హితం కోరేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎందుకు ఉత్తరం రాస్తలేవు కేంద్రానికి? రాయొచ్చు కదా మోడీ గారికి, మేము ఒప్పుకోం మీ ప్రాజెక్టు చంద్రబాబు ప్రతిపాదనని, కోర్టులో కేసు వేయొచ్చు కదా, ఎందుకు వేస్తలేవు? కేసీఆర్ గారు ఆనాడు రాయలసీమ ప్రాజెక్టు కడితే స్వయంగా తనే పోయి ప్రధానమంత్రికి కంప్లైంట్ చేసిండ్రు, ఉత్తరం రాసిండ్రు, గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కేసు వేసిండ్రు, స్టే తీసుకొని వచ్చిండ్రు. ఎస్ఎల్బీసీ రైట్ కెనాల్ విస్తరణ చేస్తే ఆనాడు కూడా ఉత్తరం రాసిరు, దాన్ని వ్యతిరేకించారు. నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ విస్తరణ చేపడితే ఆనాడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించారు, ఉత్తరం రాసిరు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ విస్తరణ చేపడితే ఆనాడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించారు, ఉత్తరం రాసిరు, ప్రధానమంత్రి దగ్గర పోయిండ్రు. మరి నువ్వెందుకు పోతలేవు చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేకంగా? నీకు తెలంగాణ రైతుల కంటే ఎక్కువ ప్రేమ చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉన్నదా? గురుదక్షిణ చెల్లించుకుంటున్నారా? మా తెలంగాణ రైతుల ఉసురు తీసి మా కృష్ణా గోదావరి జలాల్లో వాటాను తీసి చంద్రబాబు నాయుడుకు మీరు గురుదక్షిణ చెల్లించుకుంటున్నారా అని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. మీరు గనుక చిత్తశుద్ధి ఉంటే, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మీరు నిజంగా ఈ రైతుల మంచిని కోరుకుంటే ఇమీడియట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్ రాయాలి. ఆ 200 టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకుపోవడానికి ఒప్పుకోము. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ తెలంగాణ రైతాంగం అంతా కూడా మీ మీద ఉద్యమం చేస్తుంది. మీ చిత్తశుద్ధిని, మీ నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలంటే ఇమీడియట్ గా మీరు కేంద్రానికి కంప్లైంట్ చేయండి, అవసరమైతే కోర్టుకు పోండి, ఆ ప్రాజెక్టులను ఆపండి. नामपल्ली के एमआईएम के रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने डीआरएफ और 108 एम्बुलेंस के अमला ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लिफ्ट में फंसे एक 6 साल बच्चे की जान बचाई। ये वाक़या शांतिनगर के एक अपार्टमेंट में पेश आया, जो हॉकी ग्राउंड के सामने वाक़ है। अरब नामी 5 साल बच्चा अचानक लिफ्ट में फंस गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन को इतला दी, जिस पर वह फ़ौरन मौके पर पहुंचे। 2 घंटे से ज़ायद की जद्दोजहद के बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला और CPR देते हुए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज करीबन 1:30 बजे एक इत्ला हमें मिली शांति नगर से कि एक बच्चा लिफ्ट में जाते जाते स्टक हुआ लिफ्ट और दीवार के बीच में। फौरी तौर पे जैसे हमें इत्ला मिली हम लोग वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचे। DRF टीम और पुलिस महकमा वहाँ पर पहुँचते हुए और मेडिकल महकमा वहाँ पे पहुँचते हुए हम लोग पूरों ने मिलकर वहाँ पे काम किया। और एक बच्चा जो करीबन 6 साल का है, जिसका नाम अर्नव है, जो घोड़े की खबर का रहता है, और उनके एक फूफा है जो ये अपार्टमेंट में रहते हैं, उनसे मुलाकात करने आए थे। और जो ऊपर जा रहे थे लिफ्ट के माल फंक्शन की वजह से वो लिफ्ट में स्टक हो गया और क़रीबन 2.5-3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद वो बच्चे को बाहर निकाल पाए गए। फौरी तौर पर जैसा वो बच्चे को निकाले, हम लोग यहाँ पे उसको नीलोफर हॉस्पिटल को फौरी तौर पर लेके आए। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब हो या RMO हो, तमाम पूरे डॉक्टर्स फौरी तौर पर उसको अटेंड करें। और अब फ़िलहाल वो बच्चे की सर्जरी चल रही है। हमें जो बताया गया है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकती है, क्योंकि एब्डोमेन के तरफ वो लिफ्ट और दीवार में स्टक हो गया था बच्चा। उम्मीद है फ़िलहाल सर्जरी है जो एक हाई रिस्क सर्जरी है, मगर तौर पे डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह ताला बच्चे को बेहतर इलाज होगा और उसको इंशाल्लाह सेहत से वो बाहर निकलेगा। और मैं ये वक्त में मैं बिल्कुल DRF टीम का, पुलिस महकमे का और वो टाइम पे जो 108 एम्बुलेंस के जो ज़िम्मेदार आए थे उन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वहाँ पे अपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारों का भी ज़िम्मेदार हूँ, जो पुरजोर कोशिश करें सब मिलकर कि इस बच्चे को बाहर निकाल सके। और हम कामयाबी तौर पर उसको बाहर निकाल कर हॉस्पिटल वक्त पे लाने में कामयाब हुए। अब सर्जरी जारी है। हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह बच्चा सेहत से होगा, इंशाल्लाह सेहत से निकलेगा। और जो उसके वालिदैन जो बेचैन हैं वो इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला राहत देगा इंशाल्लाह। वो टाइम पे थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उसको पाँव पे मसाज दे सके, जितना हो सके ऑक्सीजन दे सके,
अब हमारे तरीके से जो हमने देखा है और जो इतना भी छोटा मोटा हमने सीखा है वो कर लेते हुए यहाँ पे लेके आए। वो नॉट 8 के 1-2 जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा मैं उनके पाँव रब करने के लिए कोशिश कर लेते यहाँ पे लेके आए। और जैसे यहाँ पे लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह सुपरिटेंडेंट, RMO, सब ड्यूटी डॉक्टर्स फौरी तौर पर यहाँ पर आ गए। आकर बच्चे को पूरे तौर पे मुआयना किया गया, फिर फौरी तौर पे उसको सर्जरी में करने लेके गया। सर्जरी अंडरगोइंग है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। GHMC के हुकाम ने इलाके में फुटपाथ पर क़ायम की गई गैर कानूनी तजावज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बनाई गई ढांचों को मुंतहिम कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ये तजावज़ गाड़ी सवारों के लिए रुकावट बन रही थी, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना था। हुकाम ने इत्तबा दिया कि शहर भर में नाजायज़ तजावज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेंगी ताकि अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने याकूतपुरा असम्बली हल्के के तमाम मस्जिदे के अबला और मुआज़िन में राशन कार्ड्स किए। ये तकसीम का प्रोग्राम हदायत फंक्शन हॉल ताला बच्चा भवानी नगर में मक़आद हुआ। ये तमाम राशन कार्ड्स MBT के रेन बाज़ार डिवीज़न काउंसिलर कारपेंटर अब्दुल रहमान की जानिब से तकसीम किए गए। हल्के असम्बली याकूतपुरे के इमाम और मौज़न जितने भी मसाजिद है, हम एक इरादा करे थे कि इन तमाम इमाम और मौज़न को 1 महीने का राशन यानी 25 किलो का चावल का थैला और दूसरे अशियात यानी फैमिली के 5 लोग अगर है तो वो लोग जो है 1 महीना सुकून से खा सकते, उनको कोई फिक्र नहीं रहना वैसा। क्योंकि इमाम और मौज़न एक ऐसा पेशा है जो कम्युनिटी से नेग्लेक्टेड पेशा है ये, यानी इमाम मौज़न को कोई पूछता ही नहीं। और इमाम मौज़न के साथ में खादिम होता है हर मस्जिद में, उन्हें बाथरूम धोता, पूरी मस्जिद को साफ करता, उन्हें जानिमाज धोता। तो हम देखते कि कहीं शादी में जाते ऑर्केस्ट्रा पे 10,000 रुपये लुटाते लोग, इमाम को एक 500 रुपये दिए तो नहीं देते। घर में जो मस्जिद में कुरान पढ़ाता बच्चों को, अगर 1 महीना उन्हें 1 महीना एडवांस पूछा तो 50 किरकिरियाँ करते। तो बहरहाल हम एक नई शुरुआत करे हैं। इसमें 2 चीज़ है, एक तो कई दिन से था लेकिन बड़ा अमाउंट है, क्योंकि टोटल 160 मसाजिद का हमारे कने डेटा आया, उसमें कुछ मदरसों का भी है। तो यानी अमाउंट बहुत बड़ा हो रहा था, 12-15 लाख के करीब में जा रहा था। तो मैं अकेला नहीं कर सक रहा था, तो मैं हमारे रहमान मियाँ हर साल बांटते। तो रहमान मियाँ को बोला कि भाई आप जो हर साल बांटते करीब 25 लाख रुपए का अनाज बांटते, तो उसमें से थोड़ा केक काट के इधर हमारे इमाम मौज़नों को भी दियो, आपको दुआ भी लगती, आपके वालिद को भी दुआ लगती। तो इमीडिएट वो सुन लिए। फिर मैं दूसरी शर्त रखा था कि भाई रमज़ान से पहले दे दो, और जितने भी लोग जो खैर खैरात कर रहे हैं, मेरी उनसे तमाम से गुजारिश है, ये रोज़दारों को बुला के घरों का नहीं मत ठहराओ। अगर आप अनाज दे रहे ना 2 दिन पहले दे दो बुला के। कोई रमज़ान में कोई बुरखा पोश ख़वातीन अनाज के वास्ते गली गली नहीं फिरना, कोई गरीब आदमी मजलूम आदमी यानी ज़कात फितरे की चक्कर में नहीं फिरना। उन्हें जो भी देना रमज़ान से पहले दे दो। हमारे लोग क्या करते हैं, उसको रुका के 22 रमज़ान में देते, उन्हें 20 रमज़ान भूखे गुजारता उन्हें। तो बहरहाल ये छोटी थी। आज हमारे जहाँ हमारे अब्दुल रहमान जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है रैन बाज़ार के, उनके वालिद भी दवाखाने में है बोल के अभी मालूम हुआ, उनके लिए भी दुआ करिए। अल्लाह ताला ये एक हुआ। और ख़ास तौर पर मैं बोल दिया हूँ कि कोई फ़ोटो वीडियो मत लीजिए। हमारा मकसद जो फ़ोटो वीडियो लेने का रहता, उसके पीछे एक राज ये रहता कि हमारा देख के मेरी खारम खारी में दूसरे हल्के के भी, जैसा मुझे 4 मीनार के मसाजिद के इमाम मौज़न फ़ोन कर रही, मलकपेट के फ़ोन कर रही, भाई हम क्या करें,
आप दो चीज़ है, या तो आप अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह अगर मेरे को उस काबिल बनाया या वहाँ पर भी कोई अब्दुल रहमान पैदा हुआ तो हम उनके वो हल्के के भी लोगों को देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप भी आपके MLAs पे अपने पॉलिटिकल लीडरों पे प्रेशर डालिए जाके आप लोग, अरे भाई जब उन्हें दे सकता है तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते। तो ये डालिए इमाम मौज़न को जो है बिल्कुल, यानी ज़िंदगी के अपन अगर अपने घर में सालन भी अच्छा पकड़ा तो उसको टिफिन जाना वैसा रहना रिश्ता। पहले ज़माने में जो है मसाजिद से रिश्ता ऐसा रहता था, अगर किसी के घर में अगर दावत हो रही, घर में 10 आदमी का खाना पकड़ा, या जुमेरात के दिन कोई फातिहा हो रही, या जुम्मे के दिन बाद नमाज के अच्छा सालन पकड़ा, तो मस्जिद को टिफिन भेजते थे। मगर आजकल हम जो है बहुत दूर हो गए मस्जिद से। मस्जिद में अखाड़े हुआ करते थे, मस्जिद में मदरसे हुआ। तो बहरहाल ये है, आप लोगों से दुआ है कि तमाम से कि अल्लाह इस हमारी छोटी सी मेहनत को कबूल करे। शुक्रिया। टोटल कितने मेंबर्स हैं जिनको आप लोग टोटल नहीं, जितने मसाजिद है, अगर आज कोई छूट गए, कोई किसी वजूहत से यहाँ पर नहीं आए, या तो मेरे को व्हाट्सअप करिए आपके डिटेल आपके, या हमारे रहमान मियाँ को व्हाट्सअप करिए, उनको हम डोर टू डोर भी भिजा देंगे। अब फिलहाल अगर आप दुआ करें, अल्लाह मियाँ सुन लिए, तो फिर बहादुरपुरे में भी देंगे, चंद्रायन गुट्टे में भी देंगे, दूसरी जगह भी। अब याकुतपुरे के तो 300 मस्जिद का अभी 160 का डेटा था हमारे पास। जैसा कि कल मैं और अमजदुल्ला खान साहब बैठ के याकुतपुरे के तमाम मस्जिद के मौज़न इमाम को दावत दिए थे कि हमारी दावत कबूल करिए। खाने के बाद जितने मौज़न इमाम को, हमारे पास 160 मस्जिद का डेटा था, इमाम मौज़न का नंबर था। अभी मालूम हुआ कि याकुतपुरे में 300 से ज़्यादा मस्जिद है। हमें अभी बैठ के 120 मस्जिद का डेटा भी कलेक्ट करें। अब ये जितने मस्जिद में इमाम और मौज़म है, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को पहुँचेंगा। अगर कोई छूट रहा, याकुतपुरे के सराउंडिंग से रैन बाजार रहने दियो, अपना तालाब कटा रहने दियो, डबिलपुरा रहने दो, जितने याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने डिवीजन आ रहे हैं, कोई मस्जिद है या इमाम साहब का छूटा, डायरेक्ट आप अमजदुल्ला खान साहब को मैसेज करिए या मेरे को मैसेज करिए, मैं उनके घर तक राशन किट पहुँचाऊँगा। अभी क्या है, गड़बड़ में 300-400 लोग हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ये तकरीबन हमारे पास अभी 300 किट है, मटेरियल की कमी नहीं है, कोई मटेरियल की 300 किट अभी है, तकरीबन 300 लोगों को मिल जाएगा। अगर कुछ छूट रहे भी तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम उनको घर पे तो मस्जिद में डिलीवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए मेरी बात गौर से, अगर कोई याकुतपुरे के कोई मस्जिद के इमाम और मौज़न छूट रहे, यहाँ पर जो इमाम मौज़न आए हैं उनके दोस्त अहबाब रहते, एक मस्जिद वाले दूसरे मस्जिद वाले, आप दरियाफ्त करिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है, फ़ोन करके दरियाफ्त करिए आपको मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो मेरा नंबर नोट करिए 9246529800। आप व्हाट्सअप करिए, इमाम साहब का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मस्जिद का नाम। हम डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, अल्लाह बहुत दिया मटेरियल। याकुतपुरे का कोई इमाम मौज़न नहीं छूटेगा। उसके बाद में जो खादिमीन है मसाजिद में खिदमत गुजार है, हम उनको भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नलगोंडा ज़िले के कैटीपल्ली मंडल के चोरोकेपल्ली गांव में बर्ड फ्लू की शदीद वबास के एक पोल्ट्री फार्म में 7000 मुर्गियां हलाक हो गई। हैदराबाद से आने वाले जोनल डॉक्टरों की जानिब से कई बार इलाज की कोशिशों के बावजूद मुर्गियों को बचाया ना जा सका। मुर्गियों की हलाकतों के बाद फार्म के मालिक ने एक JCB की मदद से गहरा खड्डा खोदकर मुर्दा मुर्गियों को दफन किया। मालिक ने तकरीबन 3 लाख रुपए का माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया और हुकूमत व इंश्योरेंस कंपनियों से मुआवजे और माली इमदाद का मुतालबा किया। RGIN ने जुम्मे के रोज़ इंडिगो एयरलाइन के ज़रिए हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए नए परवाज़ों का शुरू करने का ऐलान किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही परवाज़ जोश व खरोश और खुशी के माहौल में रवाना हुई, जिसमें सीनियर ओहदेदार सवार थे। ये नई सर्विस हफ्ते में 3 दिन यानी पीर, जुमेरात और हफ्ते को चलाई जाएंगी, जबकि परवाज़ के दौरान तकरीबन 5 घंटे 47 मिनट होगा। मुगलवा पुलिस ने SBI के ATM को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 14 साला शख्स हनुमान काशीनाथ अरफ काशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 14 और 15 फ़रवरी के दरमियान शालीबंडा में वाक़िए ATM से रकम चोरी करने के गर्ज से मशीन को तोड़ने की कोशिश की, जिससे ATM को नुकसान पहुंचा। शालीबंडा ब्रांच के मैनेजर ने वाक़िए की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तहक़ीक़ात के दौरान 40 से 50 CCTV कैमरों का जायज़ा लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कामारेड्डी ज़िले के जंगमपल्ली गांव में बेटी की शादी के करीब के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां दिल के दौरे पड़ने से बाप की मौत हो गई। कम्युनिटी के 56 साला बालाचंद रेम अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी बेंगलुरु के राघवेंद्रा से धूमधाम से कर रहे थे। शादी की रस्मात के दौरान कन्यादान के वक्त चंद्रा की तबीयत बिगड़ गई।
और वो मंडप में ही गिर पड़े। रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर बालाचंद रीम को करीबी कंगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि दिल के दौरे से ही इसकी मौत हो चुकी है। खुशियों से बड़ा फंक्शन हॉल अचानक गम में डूब गया और खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज किया कबूल और अहम इलाकों में नाकामी का इल्जाम लगाया। कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर आंध्र के लीडर को तेलंगाना के किसानों पर तस्दीद देने का इल्जाम लगाया। माजिद हुसैन और रेस्क्यू टीम ने लिफ्ट में फंसे 6 साल की बच्ची की जान बचाई। हुकूमत ने गैरकानूनी तजावीज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने ढांचों को मुंदहिम कर दिया। अमजदुल्ला खान ने याकुतपुरा असेंबली हल्के के मसाजिद के अमला और मुआजिन में राशन कार्ड्स की तकसीम की। इंडिगो एयरलाइंस ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए नए परवाजों का आगाज किया। नलगुंडा में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से 7,000 मुर्गियां हलाक, मालिक ने 3 लाख का नुकसान बताया। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।